और जिस तरह से जनता ने ये स्वीकार लिया है कि उद्धव ठाकरे हिंदू द्रोही हैं, यानी महाराष्ट्र में शरिया कानून प्रपोज किया जा रहा है और उद्धव ठाकरे की औकात नहीं कि उनको डांट। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRB न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल जी से। प्रेम शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने कहा फर्श से अर्श तक, हमको याद है वो पुराने प्रेम शुक्ल, पत्रकार प्रेम शुक्ल और टीवी डिबेट में हिस्सा लेने वाले प्रेम शुक्ल, लेकिन अपनाहियत से भरे हुए प्रेम शुक्ल। लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता जब एक सत्ता पक्ष के आप बनते हैं तो एक अचानक कैसा लगा, कैसी फीलिंग है आपकी? क्योंकि अब रहे हैं आप पहले से ही, लेकिन एक देखिए, हिंदुत्व को लेकर विचार दर्शन तो पहले से स्पष्ट था। पत्रकारिता का भी जहां सुअवसर मिला वो अधिकांश हिंदुत्व के मुखपत्र ही रहे जी, चाहे तरुण भारत रहा, निर्भय प्रतीक रहा, दोपहर का सामना रहा। तो हिंदुत्व के प्रति किसी प्रकार का संकोच न रखकर स्पष्ट भूमिका रखना जी। और उस समय जब हिंदुत्व पर लोग बोलने में संकोच करते थे, मीडिया में वामपंथियों का बहुत प्रभाव था। यहाँ तक कि जब हम लोगों ने दोपहर का सामना की नौकरी प्रारंभ की तो हम लोग के वामपंथी और जनवादी साथी कहते थे कि अब करियर में इसके बाद नौकरी नहीं मिलेगी। कालांतर में वही दोपहर का सामना उन्हीं जनवादियों के लिए बड़ा केंद्र बन गया, वहाँ नौकरी पाने लगे। तो स्वाभाविक तौर पर हम लोगों का जो करियर प्रारंभ हुआ पत्रकारिता का भी, वह भी संघर्ष से था जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान भी जो है वो हिंदुत्व के कारण हुआ। 2012 के बाद हिंदुत्व पर श्रीमान नरेंद्र मोदी से बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता नहीं रहा। 2012 तक हम लोग शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के साथ थे। तब हिंदुत्व के बहुत बड़े आइकन बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे। उनके दिवंगत हो जाने के बाद शिवसेना के हिंदुत्व पर आशंकाओं के बादल मंडराने लगे, क्योंकि हिंदुत्व पर जो प्रखरता बाला साहब की थी वह उद्धव ठाकरे में नदारत थी। ऐसे में जो उनसे प्रखर हिंदुत्व वाला कौन विकल्प था, तो भारतीय जनता पार्टी थी। स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में गए और लगातार बोलने के कारण, लिखना, बोलना, पढ़ना, जो पत्रकारिता में जो सीखा था वही गुण अंततः राष्ट्रीय प्रवक्ता तक ले गए। तो राष्ट्रीय मुद्दे जब आते हैं जी, बहुत सारे एक माना जाता है कि पहले जो चर्चा होती थी वो उस चर्चा को एक दिशा देने का कार्य होता था। अब जैसे आप जैसे लोग, पढ़ाकू लोग, लिखने वाले लोग, बोलने वाले लोग, ऐसे प्रवक्ता हैं, लेकिन पत्रकारिता के स्तर में कुछ 19-20 जैसी स्थितियां आई हैं, वो बातें नहीं रही। ऐसे वक्त में आप कैसे हैंडल करते होंगे? देखिए, एक तो ये जो है हर किसी को वो पुरानी चीज़ों अच्छी लगती हैं, एक आदत हो गई है जी, कि दादाजी का ज़माना अच्छा था, पिताजी का ज़माना अच्छा था। दादाजी के ज़माने में बलराज साहनी की म्यूजिक अच्छी लगती थी। हाँ। फिर मोहम्मद रफ़ी मुकेश का ज़माना आया, किशोर कुमार का ज़माना आया, अवधूत कुमार, कुमार शानू का ज़माना, और अब यो हनी सिंह टाइप लोगों का ज़माना आ गया है जी। तो हर पीढ़ी का अपना फैशन होता है, हर पीढ़ी का अपना संगीत होता है, हर पीढ़ी के अपनी रुचियां और अरुचियां होती हैं जी। तो स्वाभाविक तौर पर हर पीढ़ी को लगता है कि ओल्ड वॉज गोल्ड जी, और जो नया है उसमें कमियां हैं। पत्रकारिता के साथ भी वही संकट है। पत्रकारिता आज जितनी लोकतांत्रिक हुई है, क्या 1990 के दशक में इतनी लोकतांत्रिक थी? तो नहीं थी। तो जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया तीव्र गति से प्रारंभ होगी जी, तो उसमें बहुत सारे अराजक तत्व भी सिर उठाएंगे।
तो पत्रकारिता में भी आप कृपा करके बताइए कि जब 1980 और 90 के दशक में कोई सब एडिटर का एग्जाम लिया जाता था तो क्या एग्जाम लेते थे? अंग्रेजी से हिंदी का ट्रांसलेशन आता है क्या? जी। तो पत्रकार ढूंढ रहे थे कि ट्रांसलेटर ढूंढ रहे थे? आज आपको ट्रांसलेशन आना आवश्यक नहीं है जी। आप अपनी भाषा में भी काम करने की स्वतंत्रता आज आपको है। जिन विषयों पर जिस तरह से आज आदरणीय नरेंद्र मोदी के बारे में सामान्य व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया, वो भी विपरीत प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, कई बार अपशब्दों के स्तर तक जाता है। क्या ये राजीव गांधी के ज़माने तक संभव था? 1991 तक, 1989 तक नहीं संभव था। तो पत्रकारिता में सोशल मीडिया के आने के बाद जबरदस्त बदलाव आया है, लोकतंत्रीकरण हुआ है और उसकी प्रभाव उत्पादकता बढ़ी है। मतलब उसका सोशल मीडिया का प्रभाव सामान्य व्यक्ति पर बढ़ा है। सामान्य व्यक्ति का मीडिया से जुड़ाव बढ़ा है जी। अब जब जुड़ाव बढ़ेगा तो उसके प्रभाव के साथ साथ बहुत सारी आपकी जब कोई एक प्रोडक्ट पैदा होता है तो बाई प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे उसके साथ में आ जाते हैं। तो बाई प्रोडक्ट्स के लोग ज्यादा चिंता कर रहे हैं, मेन प्रोडक्ट पे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आज जिस तरह से आप अफगानिस्तान के बारे में पल पल की पंजशीर वैली की जानकारियां आज हमारा मीडिया देता है। मैंने इराक युद्ध का काल भी देखा है 1990 वाला। तब हम लोग रात में CNN सुनते थे, PTI ENI की कोई टेक सुबह होती नहीं थी। हम जो रेडियो सुनते थे, चूंकि अमेरिकन रेडियो जो है CNN सबसे बेटर वार कवरेज कर रहा था या सबसे ऑथेंटिक वार कवरेज कर रहा था, तो CNN पे जो रेडियो पे सुनते थे सबरे वो अखबार में लिखते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज अगर आप कुछ रेडियो पे सुनी चीज आज अगर आप लिखने बैठेंगे तो आपको पाठक ही नहीं मिलेगा। तब तक काफी बहुत पुरानी हो चुकी होगी आपकी खबर। यानी सकारात्मकता, अगर नकारात्मक पहलू को थोड़ा सा हटाया जाए तो सकारात्मक बदलाव भी उसे माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश वगैरह के लगातार आप दौरे करते रहते हैं, आप पूरे देश के ही दौरे करते हुए उत्तर प्रदेश की क्या स्थितियां आप देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश एक तो देखिए कि पहली बार इतनी जबरदस्त विकास करने वाली सरकार उत्तर प्रदेश को मिली है। 2017 से 2021-22 के बीच में वहाँ पर कैपिटा इनकम 2 गुना हुआ है, वहाँ की GDP 2 गुना हुई है। आप किसी का भी कार्यकाल 1952 से लेकर 2017 तक किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल उठाकर देख लें, क्या पर कैपिटा इनकम डबल हुआ उत्तर प्रदेश से कभी 5 वर्षों में? अभी तो 4.5 वर्ष हुए हैं जी। क्या GDP डबल हुई? क्या किसानों का गन्ना पेमेंट 95% तक हो जाना पहले संभव था? जिस तरह से रिकॉर्ड वहां पर अनाज खरीदारी हुई है, सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। एयरपोर्ट्स, पहले 2 ही एयरपोर्ट लखनऊ और वाराणसी, यही 2 एयरपोर्ट चलते थे। लखनऊ, वाराणसी, प्रयाग, गोरखपुर, कुशीनगर, आजमगढ़ का भी तैयार हो रहा है। आजमगढ़ तैयार हो रहा है। तो लगातार आपको एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी कर देना। आप किसी भी तरफ उत्तर प्रदेश चले जाइए, आपको 6 लेन हाईवे बनता हुआ दिखाई देगा। तो इतना जबरदस्त विकास का कार्य। और दूसरा, सामान्य व्यक्ति सीधे, ये तो सार्वजनिक संपत्तियां बनी हैं जी। सामान्य व्यक्ति घर में LPG गैस कनेक्शन, सामान्य व्यक्ति घर में शौचालय की व्यवस्था, सामान्य व्यक्ति घर को, आप अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में महानगरों में, जो उत्तर प्रदेश के महानगर थे, कहीं पर भी 16 घंटे से अधिक बिजली नहीं मिलती थी, 24 घंटा बिजली मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में 18 घंटा बिजली मिल रही है। तो इतना अधिक, भाई बिजली तो आपके पास जो, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने नए विद्युत संयंत्र लगा दिए हैं। विद्युत संयंत्र वही है, बिजली की आपूर्ति आपने बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि जो चोरी होती थी और चोरी का जो माफिया खड़ा हुआ था, उस पर नकेल योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कस दिया है। तो ये सारे इफेक्ट, इन सारे का परिणाम ये है कि आप 2017 का चुनाव देखा कि आप कोई भी टेलीविजन चैनल का, चाहे प्री पोल सर्वे हो चाहे एग्जिट पोल हो, भारतीय जनता पार्टी को 260 सीटों से अधिक किसी ने नहीं दिया था और भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के एक हो जाने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दहाई का आंकड़ा भी पार कर पाए, इसमें भी आशंका है। हुआ क्या कि सपा बसपा के गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी को 62, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को 2, बसपा को 10, सपा को 5 और कांग्रेस 1 सीट पर रह गई। तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि विकास की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता ने
जाति और मजहब की राजनीति से ऊपर रख दिया है। 2022 में भी यही निश्चित तौर पर इससे बेहतर होगा रिजल्ट 2022 का, क्योंकि जो सर्वे चयन करने वाले अभी जो है वो एबीपी न्यूज का सर्वे कल आया, सी वोटर्स और एबीपी न्यूज जी, और जो 182 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को 2017 में दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी 325 पाई, अब इस समय 267 दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कितना पाएगी? स्वीप कर रहे हैं, स्वीप करेगी। और जो सुहेलदेव राजभर वाली पार्टी है और ओवैसी वगैरह की ये जो छोटे छोटे गठबंधन हुए, ओवैसी फैक्टर कितना काम करेगा ये आपसे जरूरी है? ओवैसी फैक्टर टीवी में है। अच्छा, वो टीवी जमीन पे तो नहीं दिखाई देता, टीवी स्टार है भाई। देखिए कहीं पर भी आप बिहार में जी, ओवैसी के लोग कहाँ जीते हैं? सीमांचल, ओवैसी के सीमांचल में जो मजबूत प्रत्याशी है वो अपने आप जीता। ओवैसी का उसको बैनर मिलेगा क्योंकि उसको जदयू की टिकट या अच्छा, जैसे 20 लड़ाकर हम 5 जीते वाले जो गणित है उनका कि 20 हमने लड़ाए और 5 हम जीते, तो आपको बीसी कैंडिडेट ही मिले थे ना। तो यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी वही होगी। ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है ओवैसी, लेकिन इतना ही है कि टीवी डिबेट्स में समाचार पत्रों समाचार चैनलों के प्रस्तोताओं के लिए एक जो है ग्लैमरस नाम है, तो ये बन चुके हैं, इतना है ओवैसी का। तो एक संघर्ष। और बीएसपी का जो ये ब्राह्मण कार्ड वगैरह चला वो कितना काम करेगा? अच्छा, बीएसपी क्या ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएगा? हाँ, सवाल तो ये है। बीएसपी का अध्यक्ष ब्राह्मण हो सकता है क्या? तो क्या ब्राह्मण धतूरा खा के बैठा जो बीएसपी के साथ चले जाएगा? तो ये चीजें आज भारतीय जनता पार्टी का बाय डिफॉल्ट ही सही, कोई योजना के कारण नहीं, संयोगवश ही राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ब्राह्मण है ना। बसपा का बन सकता है क्या? सपा का बन सकता है क्या? तो ब्राह्मण कोई धतूरा खाया हुआ नहीं है। ब्राह्मण बहुत जीवित जागृत कौम है और वो जानता है कि उसका हित कहाँ है। अच्छा, क्या ध्रुवीकरण की राजनीति भी कुछ असरकारक होगी? देखिए, ध्रुवीकरण करने की गलती अगर की तो भारतीय जनता पार्टी तो जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कर रही है। लेकिन जिस तरह से शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग सपा का बेड़ा गर्क करके मानेंगे, इतना निश्चित समझे आप। क्योंकि आप जब तालिबान के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तुलना करेंगे और अखिलेश सिंह यादव अखिलुद्दीन बनकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तो क्या हिंदू चेतना जागृत नहीं होगी? तो ये मूर्ख है क्या? फिर अब इसको आप संज्ञा दे सकते हैं, तो ये विशेषण लगा सकते हैं। नहीं, कैसे इतना ध्रुवीकरण के नाम पर शोर शराबा करने वाले लोग और खुद वही गलतियां अगर ध्रुवीकरण में देखिए उनके साथ संकट, वो सोचते हैं कि मुसलमानों का एक पुष्ट वोट हम ले लें जी। लेकिन जब भी आप किसी अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण होगा तो उसका तो स्वाभाविक प्रक्रिया में बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण होगा। ये विविध चुनाव ने सिद्ध कर दिया। तो ये राजनीति के छात्र हैं कि प्रिंसिपल हैं कि मतलब क्या लोग हैं ये लोग? देखिए, अब कोई शेख चिल्ली बनने पर आमादा हो तो उसका क्या इलाज है? मतलब मुद्दे बहुत सारे हैं उत्तर प्रदेश मुद्दे। आप विकास पर बात कीजिए जी ना। बिल्कुल। तो ऐसे आप एक अल्टरनेट मॉडल लेकर आइए ना। अखिलेश सिंह यादव या सुश्री मायावती अल्टरनेट मॉडल लेके आए ना। तो 2-4 लोग, भारतीय जनता पार्टी 2017 में अल्टरनेट मॉडल लेके आई थी ना। तो 2-4 लोगों को प्लांट कीजिए ना वहां पर, कुछ इस तरह की बातें करें। अब तो देखिए अब ये भारतीय जनता पार्टी को अब विपक्ष को भी चलाने का दायित्व का निर्वाह करना पड़े। रहा हूं कि कुछ ये तो कठिन काम है। भारतीय जनता पार्टी अपना ही क्यों विस्तार न करे, विपक्ष के विस्तार के लिए क्यों चिंता करे? तो फिर तब डर लगता है, लोगों को लगता है कि फिर निरंकुश न हो जाए। वो निरंकुश होंगे नहीं, क्योंकि जनता ने उनको चुनकर भेजा है। भारतीय जनता पार्टी 325 सीटों के बाद ही निरंकुश नहीं है। अब की उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती 64 सीटों पर निरंकुश होती है। तो नहीं, अब ये दोनों के अलग अलग अपने तेवर है। अब की जब जाए उत्तर प्रदेश तो कुछ प्लांट तो करें, कुछ जरूरी है, क्योंकि एक रचनात्मक विपक्ष तो हो, इस तरह के मूर्ख विपक्ष, लेकिन मूर्खता करने वाले लोग। विपक्ष को रचनात्मक बनाने के लिए विपक्ष के अब भाई अब पता लगा पिताजी की पार्टी थी, बेटा जी आ गए हैं, बुआ जी की पार्टी थी, भांजे जी आ गए हैं, तो अब इनको रचनात्मक कौन बना पाएगा? और वहां एक कांग्रेस आई है, बेटुआ बिटिया माई, यह कांग्रेस आई, इसके आगे बढ़ते ही नहीं है। और मुंबई का अगले साल कॉरपोरेशन इलेक्शन होंगे, टल रहे हैं या जब भी हो, उत्तर भारतीय माना जा रहा है कि उत्तर भारतीयों को लेकर बड़ा खींचतान चल रही है, तो क्या असर होगा उसका? देखिए, उत्तर भारतीय हमेशा अखिल भारतीय विचारधारा का रिप्रेजेंटेशन करता है और जिसकी अखिल भारतीय सत्ता होती है उत्तर भारतीय उसके साथ जाता है। अब तक का ट्रेंड यही है। पहले किसी जमाने में 2007 का
कॉरपोरेशन चुनाव देख ले, 2002 का देख ले, 97 का देख ले, 92 का देख ले। 92 में कांग्रेस साथ उत्तर भारतीय था, 97 में थोड़ा कम हुआ, 2002 में और थोड़ा कम हुआ, 2007 में और कम हुआ, 2012 में एकदम से उसने तिलांजलि देना निश्चित कर लिया, 2017 में सारा भाजपा के साथ चला आया। क्यों चला आया? तो 2021 क्योंकि उसको लगता है कि अखिल भारतीय तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही उनका प्रतिनिधित्व और उनकी रक्षा कर सकती है। और ये देखिए आप, अभी 2 दिन पिछले सप्ताह जो है ठाणे में एक कॉरपोरेशन के महिला अधिकारी पर अमरजीत सिंह यादव नाम के हॉकर ने हमला बोल दिया जी। शिवसेना ने क्या किया है, ठाणे में किसी उत्तर भारतीय की गाड़ी नहीं लगने पा रही है, किसी उत्तर भारतीय की गाड़ी। ये देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते संभव था क्या? नहीं संभव था। तो जब शिवसेना आए दिन उत्तर भारतीयों का उत्पीड़न घोषित तौर पर करेगी तो उत्तर भारतीय उसके साथ जाएंगे क्या? कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं है, कांग्रेस को भाई चाहिए, भैया नहीं चाहिए। भाई जगताप जो हैं वो जिस तरह से उत्तर भारतीयों का अपमान करते हैं, उत्तर प्रदेश जाके यूपी वालों को गाली दिए थे और तुलसी सिंह नाम के व्यक्ति ने उनकी वहीं कुटाई करवा दी थी। तो जिनको उत्तर भारतीयों की तासीर का ही ज्ञान ना हो, उनको उत्तर भारतीय कैसे उनके साथ जाएगा? और कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसे रहने की उम्मीद है? देखिए, मुंबई में इस बार सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले के बूते मुंबई महानगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराएगी। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके देखरेख में काफी हुआ करते थे, थोड़ा सा उसमें हम चाहते हैं कि कोरोना के कारण कोरोना का नहीं, हम लोग चाहते हैं कि उसमें थोड़ा गति ले आए, क्योंकि जैसे वो प्रेम भैया छूटने ना पाए। हम लोग तो कोरोना ना आया होता तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गति पहले की तुलना में तीव्र हुई होती। हाँ, तो और ज्यादा बढ़ाने के हम लोग उम्मीद करेंगे कि इसकी गति थमने ना पाए, क्योंकि वो चीजें आपको आम लोगों से जिस तरह से जोड़ती रही हम लोग क्या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारे एक धर्म का आधार है जी, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक स्वानंद बाबा सेवा न्यास जी बिल्कुल बड़ी जो है उसमें भागीदारी होती है। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो शराब खाने खोलता है, मंदिर मस्जिद से उसको आपत्ति है। ऐसा मुख्यमंत्री आपने कहीं देखा है? मतलब केजरीवाल भी इनसे अधिक समझदार है। तो फिर आने वाले दिनों में इस पर आंदोलन तो कर रही है? नहीं, मतलब आप सोचिए ना कि कोरोना ने जैसे बता दिया हो कि शराब पीने से कोरोना नहीं होगा। प्रबोधनकार ठाकरे, उद्धव ठाकरे के पितामह, जब भारत में प्लेग का प्रसार हुआ था तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि शराब पीने से प्लेग भागता है। प्रबोधन में जी उद्धव ठाकरे को भी लगता है कि शराब उन्होंने भी नया शोध किया है कि शराबियों को जो है कोरोना की बिल्कुल जो है संक्रमित नहीं करता, क्योंकि वो शराब खानों पर बिल्कुल कोई प्रतिबंध नहीं है। आप शराब पीजिए, नाचिए, खाइए, सब कीजिए। किसी के यहाँ, नारायण राणे के यहाँ से कोई कमेंट हो जाए तो उनके घर उनका वरुण सरदेसाई जाके पुलिस वालों को गालियां बक के सारे कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़ देगा। लेकिन मंदिर मस्जिद ना खुलने पाए, कोई नमाज पढ़ लेगा तो कोरोना फैल जाएगा, कोई पूजा कर लेगा तो कोरोना फैल जाएगा। ऐसा शेख चिल्ली मुख्यमंत्री है। तो आने वाले दिनों में आप लोग इस पर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन तो कर रही है, तो कितना सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जनता के बीच में आपकी बातों की स्वीकार्यता कितनी है, आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा संकेत होता है। और जिस तरह से जनता ने ये स्वीकार लिया है कि उद्धव ठाकरे हिंदू द्रोही हैं, किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। जब यहां पर खड़े होकर बहुजन विकास आघाड़ी और उलमा काउंसिल रजा एकेडमी ने कह दिया कि पैगंबर मोहम्मद बिल लाएंगे और उद्धव ठाकरे का मुंह बंद हो गया, तो उनका हिंदुत्व तो वहीं समाप्त हो गया। यानी महाराष्ट्र में शरिया कानून प्रपोज किया जा रहा है और उद्धव ठाकरे की औकात नहीं कि उनको डांट दे। तो इससे अधिक हिंदुत्व का और क्या पतन होता शिवसेना के। तो अब उस पास उनकी सुन्नत होना बाकी रह गई है। चलिए, बहुत सारे विषय हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रेम शुक्ल कई राष्ट्रीय चैनल्स पर आप उन्हें डिबेट्स में हिस्सा लेते हुए अपनी बातें रखते हुए देखेंगे। कुछ हटकर बात करना हमारा मकसद था और प्रेम शुक्ल जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातें रखी और कई इस तरह के कार्यक्रम आपके बीच में प्रेम शुक्ल जी के साथ आते रहेंगे और वो अपनी बातें रखते रहेंगे। कभी कभार सिर्फ प्रेम शुक्ल जी ही बोलते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे। ऐसी भी बातें हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। प्रेम भाई, आप आए, आपने कई बातें रखी और उसे एक निजी बातचीत
का एक दर्जा दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो आने के लिए। ये थे प्रेम शुक्ल जी, जिनसे जुड़ी हुई कोई बातें, आप कोई सजेशन, कोई सुझाव, कोई आपत्ति भी आपके पास अगर हो तो ज़रूर आप हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं, जिसके लिए आपको DRV को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स करने होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रेम शुक्ल को, सैयद सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।